हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं आज आपको जो कल अधूरी क्लास रह गई थी उसको मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले आप जो उसके पहले जो मैं 2 वीडियो डाला हूं पहले उसको देखिए, फिर इस लेक्चर की शुरुआत करिए। क्योंकि एक जो है कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपके क्लास में। तभी आप जब पिछला समझ लेंगे तभी आप अगला समझ पाएंगे आगे का जो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलते बढ़िए। और थोड़ा सा एक हम जो है मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कुछ कि जो लैंगिक जनन जो मैंने पढ़ाया था उसमें नर जननांग मादा जननांग होते हैं। ठीक है, पुंमुंग पुंकेसर पढ़ा दिया। ठीक है, हमने एक मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है। फिर पराकोश की संरचना पढ़ा दिया हमने। पराकोश की संरचना में थोड़ा सा एक मुझसे जो है एक गलती हुई थी यहाँ पे कि इंग्लिश की गलती हुई थी। इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे। ये गुरु बीजाणुधानी नहीं बल्कि ये लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु। ठीक है, और इससे क्या होता है, दो जो है गुरु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। दो लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और ये भी, इसको भी लघु कर लीजिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे हिंदी में इंग्लिश से हिंदी में चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी कर लीजिए सही। लघु। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं लेक्चर को हम। और तो मैं आपको बता रहा था कि जो इमेच्योर यानी अपरिपक्व परागकोश है उसका जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काटते हैं इसका, ठीक है, तो हमें ये कैसा दिखाई देता है अंदर से झांक करके। जब हम काटेंगे इसको, इस तरीके से काटेंगे, फिर अंदर झांकेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा। तो ये द्विपालित है, एक पाली ये है, एक पाली ये है, तो द्विपालित है। एक पालित में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं, 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, और यानी 2 पाली है तो 2 पाली में 4 लघु बीजाणुधानी, यानी एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। यहाँ पे लघु लिख लीजिए। ठीक है, लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। ये संयोजी है जो दोनों पाली को आपस में जोड़े रखता है, ये संयोजी होता है। संयोजी फीते के समान होता है, देखो फीते के समान है कि नहीं है, और लंबा होता है और स्टेराइल कोशिकाओं से बना होता है। और मैंने बताया था स्टेराइल कोशिकाएं वह होती हैं जो जनन में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, और ये जो धंसा हुआ पार्ट है, धंसा हुआ पार्ट है उसे हम क्या, धंसा हुआ भाग को स्फुटन का बिंदु कहते हैं। और स्फुटन का बिंदु का मतलब होता है कि वो परागकोश जो है यहीं से फूटेगा, और जब यहाँ से फूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये लघु बीजाणुधानी भी फटेगी। लघु बीजाणुधानी में जो अंदर परागकण है, ठीक है, वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये आप पहले इसको बनाएंगे। अगर अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट पूछता है, नामांकित चित्र बनाने को पूछता है, तो पहले इसको बनाइएगा, फिर तीर बनाइएगा। ठीक है, तीर बना करके फिर इसको, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्रफल को, इस क्षेत्र को क्या करिए, बड़े करके देखिए, इसको बड़ा करके इसको बनाइए। अब मैं कह रहा हूँ इसको, ये जो देख रहे हैं आप ये चीज़, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, देखिए आप समझिए। इस चीज़ को क्या कर रहे हैं हम, ये चीज़ है, ये भित्ति है इसकी, परागकोश की क्या है, भित्ति है। और भित्ति कितने स्तर की बनी होती है, 4 स्तर की बनी होती है। ठीक है, बाह्य स्तर, एंडोथीसियम, मध्य स्तर और टैपेटम। ठीक है, अब हम एक एक को देखते हैं। ठीक है, हम एक एक को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसका। तो पहला हेडिंग डालिए, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर। ठीक है, हमारे साथी
लिखते रहिएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। अब बाह्य स्तर में देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाह्य स्तर में कोशिकाएं हमारे साथ बनाइएगा, देखिए कोशिकाएं ऐसे बनाइए, हमारे साथ अच्छा सुंदर सा चित्र बनाइए, ठीक है। ठीक है, ऐसे बनाइए चित्र, ठीक है। चित्र बना लीजिए आप। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ये आसानी के लिए, ठीक है। ये चीज़ बनाइए। अब देखिए, ये कोशिकाएं देख रहे हैं, जो एक एक जो मैं बनाया हूँ ना, ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं कैसी हैं? चिपटी हैं। चिपटी हैं कि नहीं है? और एक ही स्तर की हैं। देखिए ये कोशिकाएं क्या है? ये कोशिकाएं क्या है? एक ही स्तर है इनका, ये एक ही स्तर की हैं और सिंगल सेल यानी एक ही कोशिकीय स्तर की ये कोशिकाएं, ये जो है झिल्ली बनी होती है। समझ में आया आपको? तो ये क्या है? ये बाह्य स्तर कैसी है? एक स्तरीय है। क्या है? एक स्तरीय, ठीक है, एक स्तरीय है। और कैसी है? चिपटी हुई है, चिपटी कोशिकाओं की बनी हुई। ठीक है, एक स्तरीय है और चिपटी कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, देखिए एक स्तर है और कितनी चिपटी कोशिकाएं हैं? देखिए सब एक चिपटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हेडिंग डालिए। दूसरा एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कैसी होती हैं? देखिए आराम से। एंडोथीसियम कोशिकाएं, पेन अलग अलग यूज करिए तो थोड़ा सा और अच्छा बनेगा। ठीक है, एंडोथीसियम देखिए कैसी होती हैं कोशिकाएं। ये देखिए ऐसे बनाते चलिए। ठीक है, गोल गोल। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा, अभी नहीं। ये एंडोथीसियम की कोशिकाएं लंबी होती हैं, ये ऐसे। ये लंबी लंबी कोशिकाएं बनाइए। ठीक है, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि एग्जामिनर समझ भी जाएगा कि आप जानते भी हैं अच्छा, और क्या है कि आप पढ़े भी हैं इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि ये भी एक ही स्तर की कोशिकाओं से बना है, यानी कि जो बाह्य स्तर है वो भी एक स्तर का है और जो है एंडोथीसियम है वो भी एक स्तर है, उसका भी एक स्तर है। और कैसी कोशिकाएं हैं? ये कोशिकाएं हैं विकिरण के रूप की, विकिरण के आकार की। विकिरण मतलब देखो, एक सूर्य का होता है। ठीक है, सूर्य का विकिरण कैसा होता है? ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो ये ऐसे ही तो हैं, देखिए ऐसे ऐसी हैं। तो विकिरण के रूप में ये क्या है? सजी हुई हैं, व्यवस्थित हैं कोशिकाएं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम जो लिख रहे हैं उसको, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए एंडोथीलियम की कोशिका, एंडोथीसियम की कोशिकाएं कैसी है कि एक स्तरीय है, ये भी एक स्तरीय है। ठीक है, एक स्तरीय है। और कोशिकाएं कैसी हैं? कोशिकाएं कैसी हैं? व्यवस्थित हैं, विकिरण के रूप में व्यवस्थित हैं, विकिरण के रूप में व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो एंडोथीसियम की कोशिकाएं एक स्तरीय होती हैं और ये कोशिकाएं क्या है? विकिरण के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि ये
कोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सटी होती हैं, बिल्कुल सटी होती हैं, सुगठित रूप से होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, सुगठित रूप से व्यवस्थित। ठीक है, सुगठित रूप से, सुगठित मतलब होता है इसके बगल में, फिर इसके बगल में, इसके बगल में, मतलब इसके बीच में कोई जगह नहीं होती है, दो कोशिकाओं के बीच में कोई जगह नहीं होती है, इसीलिए क्या होती है, ये सुगठित रूप से व्यवस्थित होती हैं। समझ में? एंडोथीसियम एक स्तरीय होता है, कोशिकाएं विकिरण के रूप में व्यवस्थित होती हैं और कोशिकाएं सुगठित रूप में व्यवस्थित होती हैं, मतलब उनके बीच में कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अब देखिए, अब क्या है तीसरे पॉइंट में, अब देखिए, अब इसी में देखिए कि एंडोथीसियम की कोशिकाएं में ये कोशिकाएं हैं और इन्हीं दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, ये कैलोस एक पदार्थ पाया जाता है, कैलोस एक पदार्थ होता है, इसमें क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, तो कैलोस का जो है, ये देखो जो रेड वाली हम बना रहे हैं आपको, ये रेड वाली है, वो क्या है, कैलोस, कैलोस, कैलोस का जो है जमाव होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कैलोस का जमाव जो है पराग कोश के भित्ति में किस स्तर में होता है, तो एंडोथीसियम में, एंडोथीसियम की कोशिकाओं के बीच में कैलोस का जमाव होता है। इतना चीज़ समझ में आया, कैलोस का जमाव होता है, इसलिए क्या होती है, इनकी भित्ति क्या होती है, ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, कड़ी होती है। ठीक है, इसलिए कैलोस क्या करता है, भित्ति को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा है, देखिए तीसरा क्या है, मध्य स्तर। मध्य स्तर, अब मध्य स्तर को बनाइए, देखिए कैसा बनता है मध्य स्तर। चलिए, ठीक है, मध्य स्तर की कोशिकाएं देखो, ये देखो ऐसे बनाओ मध्य स्तर की कोशिकाएं, हमारे साथ ही बनाते चलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और एक एक स्तर आपका देखो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। और मैं देख रहे हो बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, ये स्तर देखो कितनी स्तर की हैं, ये 3 से 4 स्तर की कोशिकाएं इसमें होती हैं। ठीक है, 3 से 4 स्तर की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ठीक, 3 से 4 स्तर की कोशिकाएं होती हैं। देखो 1 2 3 4 स्तर की बनाए, तो अब देखो लिखो इसमें 4 स्तरीय, 3 से 4 स्तर की होती हैं। ठीक है, मध्य स्तर कितने स्तर का होता है, 3 से 4 स्तर का होता है। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये 3 से 4 स्तर का होता है, देखो ऐसे ऐसे लगी होती हैं। और हमने देखा है इसमें कोई जमाव थोड़ा पाया जाता है, और किसमें क्या था, देखो इसमें जमाव पाया जाता था। हमने बताया ना कैलोज की थिकनिंग होती है इनके बीच में, ऐसे ऐसे कैलोज की थिकनिंग भी बना दीजिएगा इनके बीच में। ठीक है, ये कैलोज की थिकनिंग होती है, लेकिन इसीलिए आपस में सटी होती हैं। लेकिन अब ये कोशिकाएं जो हैं, ये पीली वाली जो आप देख रहे हैं, पीली वाली कोशिकाएं देखो बीच बीच में देखो इनके जगह पाई जाती है। ठीक है, यानी ये सुगठित रूप से व्यवस्थित नहीं होती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये असंगठित होती हैं। असंगठित मतलब वो सुगठित होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये असंगठित मतलब शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, असंगठित या शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं। देखो देखो ऐसे तो बनाया था हमने,
वहाँ पे। तो इनके बीच में देखो खाली जगह पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, देखो खाली जगह है कि नहीं है। तो ये क्या है, ये मध्य स्तरीय कोशिकाएं होती हैं। ये लूजली अरेंज यानी असंगठित शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं, 3 से 4 स्तर की होती हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। और ये जो तीनों स्तर की कोशिकाएं हैं, बाह्य स्तर, अब देखो मैंने कौन सा स्तर बताया, बाह्य स्तर बताया, प्लस कौन सा स्तर, एंडोथीसियम। ठीक है, थीसियम, एंडोथीसियम, और प्लस मध्य स्तर। अब देखो बाह्य स्तर कितने स्तर की होती है, 1 स्तर की होती है। एंडोथीसियम कितने स्तर का होता है, ये भी 1 स्तर का होता है। ठीक है, ये कितने का स्तर का होता है, ये भी 1 स्तर का होता है। कितने स्तर का, 1 होता है। लेकिन मध्य स्तर कितने स्तर का होता है, 3 से 4 स्तर का। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखो अब ये जो बाह्य स्तर, एंडोथीसियम और मध्य स्तर है, ये तीनों क्या करती हैं, कार्य क्या है इनका, तीनों का कार्य ये है कि ये पराग कोश के स्फुटन में मदद करती हैं। ठीक है, पराग कोश के स्फुटन मतलब फूटने में, स्फुटन में मदद करती हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब नामांकित चित्र बनाने के लिए आए तो सिर्फ चित्र बनाइएगा, ठीक है, लेकिन जब लिखने के लिए आ जाए तो आप ये सब पूरा लिख दीजिएगा एक साथ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो कार्य क्या हो गया इसका, ये पराग कोश के स्फुटन में मदद करती हैं। अब कैसे मदद करती हैं मैं आपको बता रहा हूं, तुरंत इसी में बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो अब मैं आपको, ये तो आपको पता ही है ना कि ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये है पुंकेसर। और पुंकेसर का जो ये पार्ट होता है ये क्या है, परागकोश। अब इसी परागकोश को स्फुटन में क्या करती हैं, एंडोथीसियम मदद करती हैं। देखो कैसे, अब परागकोश ऐसे तो होता है, देखो इसको काटेंगे तो ऐसे तो दिखेगा। ठीक, अब कहाँ स्फुटन कहाँ से होता है, हमने बताया ना, यहाँ से और यहाँ से होता है। और जब आपको पता है, देखिए अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होती है, ये भित्ति पाई जाती है कि नहीं, किसकी, एंडोथीसियम की भित्ति होती है कि नहीं होती है, एक लेयर, ये एंडोथीसियम की भित्ति होती है। मैं इधर बना रहा हूँ, इधर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इधर बना रहा हूँ। तो आपको पता है कि एंडोथीसियम की भित्ति में किसका जमाव होता है, कैलोस का। मैंने आपको बताया ना, देखो कैलोस का जमाव होता है, इसलिए क्या होती है, भित्ति मजबूत होती है और कठोर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कैलोस का जमाव होता है। ठीक है, कहाँ है कैलोस का जमाव होता है। ठीक है, यहाँ भी होती है। लेकिन जो ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, स्फुटन का बिंदु, स्फुटन का बिंदु। ठीक है, इस पार्ट में क्या होता है, कैलोस का जमाव नहीं होता है, कैलोस का जमाव नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना आपको, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सभी जगह कैलोस का जमाव होता है, सभी जगह कैलोस का जमाव होता है, यहाँ और यहाँ कैलोस का जमाव नहीं होता है। अब आपको पता है कैलोस क्या करता है, भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। और जब यहाँ पे कैलोस का जमाव होगा और यहाँ पे कैलोस का जमाव होगा तो ये भित्ति और ये इतना तो मजबूत होगा, लेकिन इतना मजबूत नहीं होगा। और जब हवा चलेगी तो ये तो जुटा रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये उखड़ जाएगा। कैसे उखड़ेगा, इस फूट जाएगा ये। और ये क्या ऐसे फूटेगा, देखो ये ऐसे फूट जाएगा, ये ऐसे फूट जाएगा। ठीक है, ठीक, और ये कैसे फूटेगा, ये ऐसे फूट जाएगा। ठीक, तो देखिए ये फूट गया कि नहीं फूट गया, और ये इधर फूट गया। अब आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, ये लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी में क्या है, परागकण है।
परागकण इसी से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया? तो अगर लिखना हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, बाह्य स्तर एंडोथीसियम तथा मध्य स्तर परागकोश स्फुटन में मदद करते हैं। हमें लिखिए कि हमें ये मालूम है कि परागकोश की भित्ति में के एंडोथीसियम में कैलोस का जमाव होता है, अतः जहाँ कैलोस का जमाव होता है वहाँ की भित्ति मजबूत होती है, जबकि स्फुटन के बिंदु के स्थान पर कैलोस का जमाव नहीं होता है, इसलिए वहाँ की भित्ति क्या होती है? कमज़ोर होती है। ठीक है, इतना लिख लिए, कमज़ोर होती है। मैं तेज़ बोल रहा हूँ, आप जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। कमज़ोर होती है, वहीं कमज़ोर वाले स्थान से, ठीक है, परागकोश का स्फुटन होता है। ठीक है, बस इतना चीज़ हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं तीसरे स्तर पर। ठीक है, तीसरा स्तर कौन सा है? देखिए, तीसरा स्तर है, चौथा स्तर है, चौथा। ठीक है, चौथा है टैपेटम। टैपेटम, ठीक है। तो टैपेटम कैसे स्तर का होता है? देखो किस टाइप का बना होता है। टैपेटम को किस कलर से बनाएं? थोड़ा सा अच्छा बना दें। चलो इसका स्तर का बनाते हैं। ठीक है, टैपेटम को देखो कैसे बनता है। ठीक है, ये चौथा लेयर होता है। ठीक है, टैपेटम को देखिए कैसे बनता है। देखिए, आराम से देखिए, आराम से। जैसा मैं बना रहा हूँ, देखिए पिरामिड के आकार का। देखिए टैपेटम बना हुआ है कि नहीं, पिरामिड के आकार का। ठीक है, ऐसे ही गोल गोल बना दीजिए। इसमें बहुत सारे केंद्रक भरे हुए हैं। ठीक है, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं टैपेटम। ठीक है, ऐसे ही सेल किसके कैसे आकार के होते हैं? पिरामिड देखा है आपने कभी? देखो इधर, ये पिरामिड ऐसे मिस्र में पर पिरामिड होता है ना, ऐसे इसको पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कोशिका, तो इसकी कोशिकाएं, टैपेटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? पिरामिड की समान होती हैं। ठीक है, पिरामिड के समान होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, देखिए, लिखिए इसको कि इसकी कोशिका, टैपेटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? पिरामिड के आकार की होती हैं। कोशिकाएं, सॉरी, सॉरी, पिरामिड के आकार की, होती हैं। ठीक है, कोशिकाएं कैसी होती हैं? पिरामिड के आकार की होती हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया? अब देखिए, टैपेटम को की एक कोशिका को हम लेते हैं। ठीक है, एक कोशिका देखिए कैसी बनी होती है। इसको आप अपने किताब में बनाइएगा। हो सकता है कि आपको टैपेटम के बारे में पूछ लिया जाए कि टैपेटम क्या होता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या लिखना है? टैपेटम, ठीक है, पराग कोश के भित्ति की सबसे आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, सबसे आंतरिक स्तर होता है ना, सबसे अंदर की झिल्ली होती है कि नहीं होती है? तो किसके? पराग कोश की। लिख लो तुम, आप लोग जो बोल रहे हैं हम, कि टैपेटम पराग कोश के भित्ति की सबसे आंतरिक झिल्ली होती है, यानी आंतरिक भित्ति होती है। टैपेटम की कोशिकाएं जो होती हैं पिरामिड के आकार की होती हैं। ठीक है, पिरामिड के आकार की होती है। ठीक है, अब देखो, और जो मैं बना रहा हूँ इसको आगे बढ़ देखिए, आराम से देखिए सही से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि टैपेटम में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं।
ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला देखो, ये पिरामिड के समान कोशिकाएं हैं और ये क्या है, केंद्रक है। और मैं बड़ा केंद्रक बना रहा हूँ, और बड़ा बना देता हूँ, रुको थोड़ा सा, ताकि आपको आसानी समझ में आए। ठीक है, बड़ा केंद्रक बनाइएगा, ठीक है, छोटा नहीं, बड़ा केंद्रक। ठीक है, ये बड़ा केंद्रक हो गया। ठीक, या इस चित्र को भी बनाइए, चलिए इस चित्र को भी बनाइए। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखिए, बहुत सारे केंद्रक हैं, उसमें सिर्फ एक था लेकिन बहुत बड़ा केंद्रक था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे केंद्रक है लेकिन बहुत सारी केंद्रिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, सभी क्या है, केंद्रिका। ठीक, समझ में आ गया। तो अब देखिए, 2 प्रकार की कोशिकाएं, या तो इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी या इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला कौन सी, पहला एक क्या होगा, बड़ा होगा, आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। रुको मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। पहले प्रकार के में आकार में बड़ा होगी, बड़ी कोशिकाएं होंगी, आकार में बड़ी कोशिका। ठीक है, इनका आकार क्या होगा, इनका आकार में बड़ी कोशिकाएं होंगी। केंद्रक क्या होगा, सुस्पष्ट होगा, केंद्रक भी बड़ा होगा, केंद्रक बड़ा होगा। ठीक है, और कोशिका क्या होगी, सुस्पष्ट होगी, मतलब बहुत कॉन्स्पिकुअस होगी, मतलब बहुत बड़ी होगी, सुस्पष्ट होगी। ठीक है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, पहली तो या ये पाई जाएगी जिसका आकार बड़ा होगा कोशिकाओं का। ठीक है, और केंद्रक क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, केंद्रक क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं ये हो सकती हैं कि देखो, केंद्रिका क्या हो जाएगी, केंद्रक बहुकेंद्रक हो जाएंगे, बहुकेंद्रिका पाई जाएगी। बहुकेंद्रिका मतलब बहुत सारे केंद्रक इसमें पाए जाएंगे, मतलब बहुत से केंद्रक पाए जाएंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के पिरामिड के आकार की होंगी, 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, क्या, एक तो या फिर ये, या फिर बहुत सारे केंद्रक इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका कार्य क्या होता है देख लो। अब ये टैपेटम है ना, तो टैपेटम का कार्य पूछ लेता है कभी कभी कि टैपेटम के कार्य क्या हैं। टैपेटम के कार्य, अगर टैपेटम के कार्य पूछते हैं तो आप पहले यही से यहाँ शुरू करिए कि टैपेटम होता क्या है, पहले तो बताओ। तो टैपेटम क्या होता है, पराग कोश की भित्ति की सबसे आंतरिक भित्ति होती है। ठीक है, जो पिरामिड के आकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इतना बता देना। फिर इसके कार्य देख लो। ठीक है, अब कार्य देख लो, कार्य क्या है, एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए कि ये इसमें कोशिका द्रव्य अधिक होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य बहुत भरा होता है। ठीक है, इसमें देखो कोशिका द्रव्य कितना भरा हुआ है, सब में कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य ज्यादा होता है इसमें। एक और पॉइंट नोट कर लो, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब टैपेटम के कार्य देखो। अब आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, यानी इसके अंदर क्या है, खाना ज़्यादा इकट्ठा है। तो जब खाना इसके पास ज़्यादा इकट्ठा है तो क्या करेगी, ये
पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, पोषण प्रदान करती है। इतना चीज समझ में आया? कैसे करती है मैं आपको बताए दे रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, परेशान मत होइए, समझ में आएगा। तो ठीक है, अब देखिए, अब ये लघु बीजाणु यहां पे भरे हुए हैं, ये लघु बीजाणु है। अभी लघु बीजाणु है नहीं, लेकिन आप समझिए पहले। मान लीजिए कि आप यहाँ पे लघु बीजाणु है। ठीक है, ये भी बना लीजिए आप। ठीक है, ये लघु बीजाणु है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, इसको भी मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं यही चीज को मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, मान लो एक कोशिका है ये। ठीक है, ये ठीक है, इसमें बहुत सारे केंद्रिका भरी हुई हैं। ये क्या है, टैप्टम है, दीवार है। ठीक, टैप्टम की दीवार है। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लघु बीजाणु है। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, यहां से देखिए, मैंने यहां पोषण भरा हुआ है, ये यहां पे पोषण भरा हुआ है, ये पोषण क्या करेगा, इसको देगा। ठीक है, ये इसको देगा और ये खाना भोजन पाता रहेगा। यानी ये क्या करेगा, इसीलिए जो टैपेटम कोशिकाएं हैं, टैपेटम की कोशिकाएं किसके बगल में हैं, बिल्कुल लघु बीजाणुओं के बगल में हैं। लघु बीजाणु क्या करते हैं, टैपेटम कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, तो भोजन क्या होगा, टैपेटम कोशिकाओं से जो है लघु बीजाणुओं में पहुंचता रहेगा। इतनी चीज समझ में आ गया? तो ये क्या करता है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो टैपेटम का क्या काम है, टैपेटम का काम है कि भोजन पोषण प्रदान करना। जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु हैं उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा चीज, इनका श्रावण का कार्य होता है, सिक्रीशन का कार्य होता है। इसको बोलते हैं सिक्रीशन, CRESECREATION। सिक्रीशन का कार्य होता है। क्या स्रावित करती हैं, कैलोस एंजाइम। कैलेज होता है, कैलेज नहीं, कैलेज होता है। कैलोस अलग है, कैलेज अलग, कैलेस अलग है। देखो, ये लो है, कैलेज एंजाइम स्रावित करती है। मैंने आपको बताया ना, ये कैलोस, ठीक है, कैलोस का जमाव होता है एंडोथीसियम में, एंडोथीसियम में कैलोस का जमाव होता है। तो यही जो एंजाइम है जो टैपेटम में पाई जाती है, यही कैलेज एंजाइम क्या करती है, कैलोस जो होता है उसको क्या करती है, तोड़ती है कैलोस को। ठीक है, तो क्या करती है, कैलेज को तोड़ती है। क्या करती है, कैलेज को, जो कैलोस है, जो एंडोथीसियम में जो ये कैलोस पाया जाता है, कैलेज एंजाइम है, कैलोस अलग है, कैलोस पदार्थ है। कैलोस क्या है, पदार्थ है। कैलोस को गला देती है। ठीक है, गला देती है। ठीक है, तो कैलेज एंजाइम क्या करता है, कैलेज एंजाइम करता ये है कि ये कैलोस जो पाया जाता है किसमें, एंडोथीसियम की दीवार में, एंडोथीसियम की दीवार में कैलोस है, उसको क्या करती है, ये गला देती है। ठीक है, गला देती है। ठीक है, अब कहाँ गलाती है ये मैं तो आपको बताऊंगा, अभी इसका काम अभी मैं बताऊंगा, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चौथा, तीसरा इसका काम, देखो मैं हर एक चीज बता रहा हूँ। टैपेटम का कार्य क्या है, टैपेटम एक स्तर है, कोशिकाओं का एक क्या है, भित्ति है। वो क्या करती है, विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, और कैलेज एंजाइम का क्या करती है, श्रावण करती है। तीसरा क्या है एंजाइम, उबिस बॉडीज। ये बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, आपको समझ में आ जाए
तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ओबिस बॉडीज, सब चीज मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है, धीरे धीरे। ओबिस बॉडीज का निर्माण करती है या उत्पादन करती है? ठीक है, ओबिस बॉडीज का उत्पादन करती है। ठीक है, देखो ओबिस बॉडीज क्या होता है, और ये ओबिस बॉडीज मान लो है। ठीक है, देखिए ये ओबिस बॉडीज है। ठीक है, ओबिस बॉडीज है। ओबिस बॉडीज के ऊपर बनाइए, बनाते रहिए। ये ओबिस बॉडीज के ऊपर क्या होता है, एक पदार्थ पाया जाता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि स्पोरोपोलिनिन सर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओबिस बॉडीज का उत्पादन करती है कौन? टैप्टम कोशिकाएं। टैप्टम कोशिकाएं ओबिस बॉडीज का उत्पादन करती हैं, और ओबिस बॉडीज के ऊपर किसका जमाव होता है? स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है। स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन होता क्या है देख लो, बताए दे रहे हैं। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, देखो स्टार लगा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो मैं स्टार लगाए दे रहा हूँ। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। टैप्टम भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि टैप्टम क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ है। स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? सर्वाधिक स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ होता है। ठीक है, जैविक दुनिया का मैं बोल रहा हूं। जैविक मतलब जीव जंतुओं में जो सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है वो क्या है? जैविक दुनिया का सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, मोस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? जो स्पोर होते हैं, बीजाणु जो होते हैं ना, बीजाणु की भित्ति में पाया जाता है। बीजाणु की, थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तो आप थोड़ा सा देखे रहिएगा, साथ में लिखिए। बीजाणु की भित्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का जमाव बीजाणुओं की भित्ति में पाया जाता है, और क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं इसलिए ये जल्दी गलते या सड़ते नहीं हैं। इसलिए क्या होता है, जब पौधे के बीजाणु जो है ज़मीन में गिरे रहते हैं तो वो लाखों सालों तक सर्वाइव करते रहते हैं। सर्वाइव कैसे करते हैं लाखों साल तक? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिनिन नामक का एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जो जैविक दुनिया का सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। समझ में आया? तो स्पोर क्या होंगे? ऐसे इसी स्पोर ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो जमीन पे, ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन का जमाव है। जब स्पोरोपोलिनिन का जमाव होगा तो कोई भी जीव, कोई भी एंजाइम, कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए लाखों सालों तक, हजारों सालों तक ये ऐसे जमीन में पड़े रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? स्पोरोपोलिनिन है। इतनी चीज समझ में आया? स्पोरोपोलिनिन कहाँ होता है? ओबिस बॉडीज के ऊपर जमा होता है। ठीक है, और ओबिस बॉडीज क्या करती हैं? ओबिस बॉडीज का उत्पादन कौन करता है? क्या करता है? कौन करता है? टैपेटम करता है। तो समझ में आया? स्पोरोपोलिनिन कहाँ से आया? टैपेटम के ऊपर ही, टैपेटम में ही बनता है ओबिस बॉडीज। अब देखिए चौथा कार्य क्या है? चौथा कार्य देखिए क्या है। 3 कार्य हमने बता दिया।
रहित बीजाणु को पोषण प्रदान करता है, श्रावण करता है किसका, कैलेज एंजाइम का, उबिस बॉडीज का उत्पादन करता है, उबिस बॉडीज के चारों स्पोरोपोलिन का जमा होता है। स्पोरोपोलिन सर्वाधिक प्रतिरोधक हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि स्पोरोपोलिन क्या होता है, तो आप लिखेंगे स्पोरोपोलिन सर्वाधिक प्रतिरोधक जैविक दुनिया का सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ होता है जो उबिस बॉडीज के ऊपर क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, जमा होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, टैपेटम में होता है। समझ में आया, आगे बढ़ो। चौथा क्या है, पॉलन किट का निर्माण करता है। क्या, पॉलन किट का निर्माण करता है। ठीक है, पॉलन किट का निर्माण करता है। पॉलन किट समझे हैं, ये पाउडर की तरह होता है, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ये पाउडर की तरह होता है। पाउडर देखिए, पाउडर, हाँ पाउडर की तरह होता है, पाउडर के समान होता है। ठीक है, ये किसी किसी जो है फूलों में बनता है, ये किसी किसी में बनता है, हर एक प्रजाति में, पौधों की प्रजाति में नहीं बनता है, ये किसी किसी प्रजाति में बनता है। जैसे गुड़हल, एग्जाम्पल क्या है, गुड़हल में बताएंगे, सब चीज बता रहे हैं अभी, कहाँ पाया जाता है, गुड़हल में, ये गुड़हल में बनता है। आप ध्यान देखिए, जब गुड़हल का फूल आप तोड़िए, ठीक है, जब गुड़हल का फूल आप तोड़ती हैं और उसको जब आपके हाथ में लगता है तो देखिए पीला पीला पाउडर आपके हाथ में चिपक जाता है। ठीक है, जब आप क्या करती हैं, एक गुड़हल को फूल को तोड़ती हैं, ठीक है, तो इस आप तोड़िए तो इसमें पीला पीला क्या होता है, पाउडर आपके हाथ में चिपक जाता है, पीला पीला। देखिए आप फूल को तोड़ेंगी तो पीला पीला पाउडर आपके हाथ में लग जाता है, तो वही पाउडर क्या है, पॉलन किट है। ठीक है, तो समझ में आया, कब जब आप समझ जाइएगा तो जाइएगा पॉलन किट, जाइएगा गुड़हल की फूल को तोड़िएगा, और गुड़हल की फूल को तोड़िएगा तो देखिएगा कि आपके पीला पीला कुछ चिपक गया आपके हाथ में, और जो पीला पीला चिपक जाता है वही पॉलन किट होता है। ठीक है, अब वो पॉलन किट का निर्माण कौन करता है, टैपेटम करता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। चलो अब ठीक है, ये मैंने टैपेटम के 4 कार्य बता दिए। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। अभी रिवीजन नहीं करने का समय है, रुको, बता रहे हैं अभी कुछ चीज़ें आपको और बतानी है हमें। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए टैपेटम के प्रकार भी थोड़ा सा देख लीजिए, आएगा तो लिख दीजिएगा, टैपेटम अगर आता है आपको तो टैपेटम के प्रकार भी लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर अच्छा मिल जाएगा आपको। सॉरी, टैपेटम के प्रकार, टैपेटम के प्रकार, पहला कौन सा है, एक होता है ग्लैंडुलर टैपेटम, ग्लैंडुलर, रुकिए हम इसको थोड़ा सा वो कर दें कि साफ आपको दिखाई दे। ग्लैंड, GLANDULAR, ग्लैंडुलर टैपेटम। और दूसरा कौन सा होता है, सिक्रेटरी टैपेटम, अमीबॉयड टैपेटम जिसे बोलते हैं, अमीबॉयड, AMOEBOID, अमीबॉयड टैपेटम। ठीक है, ये याद रखिए आप। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, ये अमीबॉयड टैपेटम होता है। अमीबा का नाम सुने हैं, अमीबा जैसा अमीबा जैसे होता नहीं, अमीबा ऐसे ऐसे ऐसे, इसका कोई शेप नहीं होता, तो ये अमीबा के प्रकार, अमीबा के समान होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अमीबा के समान होती हैं, इसलिए अमीबॉयड टैपेटम एक याद हो गया। दूसरा ग्लैंडुलर टैपेटम, ग्लैंड का नाम सुना, ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथिनुमा, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, ग्रंथिनुमा होती हैं, ग्रंथिनुमा होती हैं, यानी ये कुछ सिक्रीट कर, यानी कुछ स्रावित करता है, इसलिए इसको ग्लैंडुलर टैपेटम कहते हैं। तो टैपेटम के प्रकार थे ग्रंथिनुमा टैपेटम और एक अमीबॉयड टैपेटम। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, अभी रिवीजन करने का समय नहीं है, रुकिए बताएं अभी तो एक चीज़ और। अब देखिए जो ये आप फिगर बनाए हैं, ठीक है, इसको अब नामांकित चित्र नामांकन करना है। तो नामांकन देखिए कैसे करें, नामांकन का तरीका एक होता है,
ठीक है। नामांकन का तरीका ये होता है कि लाइन आप सीधी रखेंगे। मैं जैसे देखिए मैं कैसे करता हूँ। ऊपर की परत को हम क्या बोलते हैं? ऊपर की परत को क्या बोलते हैं? बाह्य स्तर, ठीक है। बैटरी भी हमारी जाने वाली है। बाह्य स्तर साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। एपिडर्मिस, ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा वाला, ये तो एपिडर्मिस हो गया। अब देखिए लाइन सीधा बनाइएगा, पटरी से खींचिएगा, ठीक है। ये दूसरा क्या है? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। अब देखिए हम जो ये देखिए एक साथ सही, ये देखिए अभी बता रहे हैं आपको एंडोथीसियम। अब देखिए जो बाह्य स्तर है एंडोथीसियम है, देखिए कितना उसी के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइन सीधा बनाना है और एक के नीचे एक लिखना है कि क्या हो, सीधे सीधे सभी का नामांकन सीधा हो, ठीक है। तो सीधे स्तर का नामांकन करिएगा। अब तीसरा स्तर कौन सा है? तीसरा स्तर कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? मध्य स्तर। हम हर चीज आपको पढ़ा चुके हैं, सबके कार्य पढ़ा चुके हैं। मध्य स्तर, बाह्य स्तर, एंडोथीसियम। मध्य स्तर का क्या काम होता है कि ये पराग कोश के स्फुटन में सहायता करता है। चौथा क्या है? टैपेटम। क्या है? टैपेटम, ठीक। और ये जो अंदर भरा हुआ है वो क्या है? क्या है? इसको मैं हिंदी थोड़ा सा आपको बताने प्रयास करूंगा। हिंदी में कहीं लिख लिया था इसका, तो देखते हैं कौन सा है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पहले लिख लीजिए, आर्ची स्पोरियल सेल्स। आर्ची स्पोरियल सेल्स, इसका मैं हिंदी बता दे रहा हूं आपको। आर्ची स्पोरियल सेल्स को बोलते हैं, हाँ, प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु। अब ये तो बहुत कठिन हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। प्रपुषु कोशाएं, ठीक है। यही प्रपुषु कोशिकाएं आगे चल करके क्या करती हैं? पराग कण का निर्माण करती हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। यही है आपका। अब इसके देखो, अब आप ये फिगर बनाए हैं, ठीक है, और फिगर के नीचे जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि ये है क्या, तब तक एग्जाम को क्या पता। तो आप लिखिए कि अपरिपक्व, अपरिपक्व है ना, ये अपरिपक्व, ठीक है, परागकोश, परागकोश का ये ना, अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ क्या है? काट, अनुप्रस्थ काट, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए चित्र, ठीक है, चित्र। अगर आप 10 नंबर में आए और अगर इतना अगर बना दीजिए, बस सिर्फ इतना बनाना है। देखिए अगर नामांकित चित्र पूछे तो ये चित्र बनाइए, ठीक है, और ऐसे नामांकन कर दीजिए और ये चित्र बनाइए, बस हो गया। नामांकन आए, नामांकित चित्र बना पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में। अगर नामांकित चित्र बनाने के लिए आता है तो ये 2 फिगर बना दीजिए और अपरिपक्व देख लीजिएगा। परिपक्व और परिपक्व अलग है, परिपक्व मैं बाद में बताऊंगा। अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट, ये बना दीजिए, आपको 10 में से 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर लांग में आ जाता है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो आप ये दोनों का नामांकित चित्र बनाइए। ये फिर इतना जो मैं बोला हूं ये सब लिख दीजिए, आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें ताकि हमारे जो और बच्चे हैं उन्हें अच्छे से अच्छा नंबर बायोलॉजी में मिल सके। धन्यवाद और गुड बाय।